नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। कल यही वक्त था जब अमेरिका के लड़ाकू विमान को गिराए जाने और पायलट को कैप्चर किए जाने की खबर आई थी। और फिर आज करीब करीब उसी वक्त ईरान से एक फिर बड़ी खबर आ रही है। ये बहुत बड़ी खबर है। हालांकि ये खबर कम से कम आप तक लाने में और जब घटना घटित हुई है इसके बीच में 2.5 से 3 घंटे का फर्क है। लेकिन खबर पुष्ट होने में, क्योंकि खबर आने के बाद भी हम वेट करते हैं जब तक ऑथेंटिक जगहों पर ना आ जाए, तो उतना टाइम हम लेते हैं कि जल्दी में कि बस आप तक लाना है तो झूठ फरेब कुछ ले आवे, वो नहीं करते। तो इस वजह से थोड़ी सी डिले इसमें है खबर में। और ये खबर महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस खबर के साथ एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। इजराइल और अमेरिका क्या सर्वनाश की जिद पर कायम हो गए हैं? क्या सर्वनाश पर आमादा हैं? सर्वनाश का मतलब ही है, जब मैं सर्वनाश बोलूं तो आप युद्ध में मान लीजिए कि न्यूक्लियर वॉर की बात अब हो रही है, परमाणु युद्ध की बात हो रही है। न्यूक्लियर प्लांट पर बड़ा धमाका हुआ है। गार्ड पहली बार, अब तक तो 3 बार धमाके हुए थे न्यूक्लियर प्लांट पर, लेकिन कोई कैजुअल्टी नहीं हुई थी। इस बार वहां जो है गार्ड की मौत हुई है। और संयंत्र जो था, परमाणु संयंत्र, उसके कुछ हिस्सों में क्षति भी पहुंची है। आईएईए का ये कहना है कि रेडिएशन का जो लेवल है उसमें भी कोई फर्क नहीं आया, यानी अभी रेडिएशन रिपोर्ट नहीं की गई है। लेकिन इन फ्यूचर रेडिएशन लेवल के बारे में आईएईए की ओर से कोई गारंटी नहीं है। उन्होंने, जो होता है ना कि विस्फोट के तत्काल बाद रेडिएशन देखना कि रेडिएशन लेवल ऊपर गया कि नहीं गया, तो उस वक्त का उन्होंने बताया। आईएईए भी अब हैरान है, क्योंकि हर धमाके के बाद उसने चेतावनी दी कि परमाणु संयंत्रों से दूर रहे, ये मिसाइल और बम लेकर के आप लोग अपना। लेकिन इजराइल और अमेरिका ये दोनों लगातार टारगेट कर रहे हैं परमाणु संयंत्रों को, और वो भी सबसे हैरानी की बात है बुशहर को टारगेट करना। बुशहर व्यावसायिक परमाणु प्लांट है, वहां बिजली बनाया जाता है, वहां पर 4.5% एनरिच्ड यूरेनियम है, वहां 60% एनरिच्ड यूरेनियम नहीं है। इसके अलावा उससे भी बड़ी बात यह है कि बुशहर न्यूक्लियर न्यूक्लियर प्लांट में सारे के सारे रसियन कंपनी के पास ही वही ऑपरेट करती है। वो रसियन इंजीनियर्स को रखती है प्लांट में। जो परमाणु कचरा होता है, जो इस्तेमाल किया हुआ ईंधन होता है यूज्ड, उसको भी वो वापस रूस लेके जाते हैं। वो भी बुशहर प्लांट में नहीं छोड़ते हैं कि चलो ये इस्तेमाल किया हुआ कचरा है, वेस्टेज है, इसको हम ईरान में छोड़ दिए। उसको भी वो जो है डिस्पोज ऑफ करने के लिए रसिया लेकर के जाते हैं। ये बुशहर पूरी दुनिया में जो, मतलब कहते हैं ना कि 1 नंबर का काम 2 नंबर का काम, तो जो 1 नंबर का काम परमाणु में हो रहा है एनर्जी सेक्टर में व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए, वो है बुशहर। वहां पर हमला करना और कोई नहीं, यहाँ पर दुनिया भर की जो एजेंसियां हैं वो सब खामोश हो जाती हैं। वो डीजी जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर, ग्रासी आईएईए का डीजी है, डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक, जो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का महानिदेशक है, ग्रासी, वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बहुत ज्ञान देता था। लेकिन बुशहर में 4 बम गिर चुके, और उसकी जुबान से बस इतना आता है कि होना नहीं चाहिए, इस पे, इससे दूर रहना चाहिए। तो अगर ऐसे ही बिना दांतों वाला बंदर बन के बैठा है, जब किसी को काट नहीं सकता, रोक नहीं सकता, नोच नहीं सकता, तो फिर क्या मतलब है इसका? खैर, मैं इस पे पूरे डिटेल में ही चला गया। हेमंत भाई मेरे साथ हैं, हेमंत भाई को जोड़िए, जल्दी ले आइए। स्वागत है हेमंत भाई, हेडलाइन लाइए, हेडलाइन लाइए। मैं बुशहर के चक्कर में बुशहर पहुंच गया था। ईरान के बुशहर न्यूक्लियर प्लांट के पास मिसाइल से हमला, 1 की मौत, कितना नुकसान? आगे चलिए। ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास हमला, रेडिएशन पर अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की कड़ी चेतावनी। आगे चलिए। ईरानी समाचार एजेंसी तस्नीम के अनुसार शनिवार की सुबह बुशहर
परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बाहरी सीमा के पास मिसाइल गिरी, इससे एक सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई और केंद्र की सहायक इमारत क्षतिग्रस्त हो गई। जो बिल्कुल सेंट्रल वो था प्लांट का हिस्सा, उसकी जो सहायक इमारत थी वो क्षतिग्रस्त हुई है। बुशहर दक्षिणी ईरान में फारस की खाड़ी के तट पर स्थित है और देश का पहला व्यावसायिक परमाणु ऊर्जा केंद्र है। आगे चलिए, अगला ये देखिएगा, ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये आईएईए की तरफ से, वही नीचे ग्रासी का नाम इसमें भी लिखा है, ये ग्रासी का ही बयान में दिखा रहा हूं। ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के एकदम करीब मिसाइल का गिरना चिंताजनक है। यानी ये खुद मान रहा है आईएईए कि बिल्कुल बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पे ही गिरा है। पिछली बार तो 350 मीटर दूरी पर गिरा था, आज और करीब गिरा है। हमले में साइट पर मौजूद एक इमारत को नुकसान पहुंचा है। हमें समझना होगा कि न्यूक्लियर साइट की सहायक इमारतों में सुरक्षा से जुड़े जरूरी उपकरण हो सकते हैं। सहायक इमारत गिरी है जिसको नुकसान पहुंचा है, उसमें सुरक्षा से जुड़े जरूरी उपकरण हो सकते हैं। ऐसे में इस तरह के हमले परमाणु दुर्घटना के जोखिम को बढ़ाते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं, आपने लिख दिया, ट्वीट हो गया काम। जब तुम्हारी औकात नहीं इजराइल और अमेरिका को रोकने के लिए, तो खाली ईरान भारत इन्हीं सब पे चलेगा, तुम्हारी दादागिरी चलेगी। वो अमेरिका के जेबी बन के काम करोगे। चलिए आगे चलिए, आगे आगे बढ़िए, खबर का और अपडेट लाए, फिर हम चले हेमंत भाई के पास। ये देखिए आईएईए का पूरा जो ट्वीट है, कितना वो इससे हैरान है, परेशान है। हेमंत भाई जरा बताइए कितना हैरान परेशान है आईएईए। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए ये आईएईए का ऑफिशियल हैंडल है और इस पे जो वो कह रहे हैं उसकी तरफ से जो बयान आया है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, हैज बीन इन्फॉर्म्ड बाय ईरान दैट ए प्रोजेक्टाइल स्ट्रक क्लोज टू द प्रेमाइसिस ऑफ द बुशहर एनपीपी दिस मॉर्निंग। तो आईएईए को ये सुबह बताया गया है ईरान के द्वारा कि आज सुबह जो अपना बुशहर के अंदर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके प्रेमाइसिस के नजदीक एक प्रोजेक्टाइल, जिसको मिसाइल आमतौर पर माना जाता है, मिसाइल ही थी भी वो जो हमारी जानकारी है, उसके आसपास उसने हिट किया है। द फोर्थ सच इंसिडेंट इन रिसेंट वीक्स, हाल के कुछ हफ्तों में ये चौथी घटना है। इन ईरान ऑल्सो इन्फॉर्म द आईएईए that one of the site's physical protection staff members was killed by a projectile fragment and that a building on site was affected by shockwaves and fragments। ये भी बताया गया है कि आईएईए जो है उसको बताया गया कि जो फिजिकल प्रोटेक्शन स्टाफ था वहां पर, जो एक सुरक्षा में जो लगे हुए लोग होते हैं, उनमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। क्योंकि आप जब मिसाइल गिरती है तो उसके बहुत सारे टुकड़े बिखर जाती है वो, तो उसमें से वो हिट करने से एक सैनिक उसकी मौत हुई है, एक जो सुरक्षा कर्मी की। और जो बिल्डिंग थी साइट पे उसमें भी कुछ झटके लगे हैं, बहुत ज्यादा शॉक वेव टाइप्स के, और कुछ टुकड़े लगे हैं उसके। नो इंक्रीज इन रेडिएशन लेवल वाज रिपोर्टेड। जो जो रेडिएशन होती है परमाणु प्लांट में उसमें किस तरीके का इंक्रीज नहीं देखा गया है। आईएईए के डीजी जो है राफेल मैग्रोसी, उन्होंने गहरी चिंता व्यक्त की है इस घटना के ऊपर और एनपी साइट्स और नियर बी एरिया मस्ट नेवर बी अटैक्ड, और साफ कहा है कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उनकी साइट और उनके आसपास के एरिया पर कभी हमला नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो आसपास की बिल्डिंग्स होती हैं उनके अंदर बहुत सारे सुरक्षा उपकरण हो सकते हैं। फिर वो मैक्सिमम जो सेना का जो होता है रिस्ट्रेन, संयम, उसको बरतने की अपील करते हुए उन्होंने कहा ताकि कोई रिस्क अवॉइड किया जा सके, कोई परमाणु दुर्घटना ना हो। और उन्होंने फिर उस बात पर महत्वपूर्ण वो जताया कि जो 7 महत्वपूर्ण जो बिंदु है न्यूक्लियर सेफ्टी के, उनके ऊपर स्टिक किया जाए और किसी भी तरीके से उनका वायलेशन ना किया जाए किसी भी युद्ध के दौरान। ये वही एक सरकारी टाइप का बयान है, इसमें कोई बहुत महान चीज नहीं है। सबको पता है कि आईएईए की भी हैसियत क्या है। अगर वैसी चीज हो तो वो निंदा प्रस्ताव और वो सारी चीजें ला सकते थे, लेकिन वही सब एक औपचारिकता है। जैसे यूएन का ड्रामा चल रहा है, अब यूएन नाम की चीज आपको कहीं दुनिया में दिखाई दे रही है, वही आईएईए का हाल है। ताकतवर करे तो उसके ऊपर 100 कुछ नहीं, और अगर कोई कमजोर करे तो उसके ऊपर तमाम प्रतिबंध। यही आज के नए वर्ल्ड ऑर्डर की सच्चाई है आशीष भाई। और ये केवल एक औपचारिक बयान से अलावा कुछ है, इसको आप ज्यादा मत पढ़िएगा बिटवीन द लाइन्स, इसमें कुछ है नहीं। ये केवल एक औपचारिकता मात्र है कि आपने हमला कर दिया, इन्होंने बयान जारी कर दिया, एक केवल फॉर्मेलिटी है, उसके अलावा कुछ नहीं। इसके मैं और भी जोड़ दूं, तत्काल अगला भी लाइए जरा, वो भी पढ़िए, क्योंकि इसके साथ ही ये उसके बाद की खबर है, ये ब्रेकिंग।
इसके अलावा एक और जो है एनर्जी पावर प्लांट पर एक और हमला हुआ है, ये भी जरा पढ़ के बताइए। हाँ, इसमें भी जो है बेसिकली हार्मोज लेटर है ये, इसमें कहा गया है कि, तो ताजा खबर थी उस टाइम ये, कि यूएस इजराइल ने मिल करके उनके स्ट्राइक ने जो मशहर पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है खुजिस्तान में, वहां पर हमला किया है। पूरे एरिया के अंदर पेट्रोकेमिकल फैसिलिटीज की जो बिजली थी वो कट हो गई है। ऑफिशियल से नो केमिकल कंटेमिनेशन डिटेक्टेड, किस तरीके का रासायनिक जो है वो नहीं फैला है किस तरीके का। दिस इज द सेकंड एनर्जी टारगेट हिट टुडे। ये दूसरा ऊर्जा संयंत्र है जिसको आज टारगेट किया गया है। बुशेयर न्यूक्लियर प्लांट को सुबह ही कुछ घंटे पहले हिट किया गया था। ट्रंप से 2 days अगो, ट्रंप ने 2 दिन पहले कहा था अगला नंबर पुलों का है, उसके बाद बिजली के पावर प्लांट है, और अप्रैल 6 इज टुमारो, और कल 6 अप्रैल है। तो बेसिकली वो यही बता रहा है कि ट्रंप ने जो डेडलाइन जिस तरीके की चीजें बताई है उसके हिसाब से ये अटैक्स लगातार चल रहे हैं। लेकिन आशीष भाई, ये जो कुल मिलाकर के ये परिस्थिति है ना, ये देखिए, मैं आपको पहले दिन से एक ही बात कर रहा हूँ, ईरान का आप कितना ही विध्वंस कर लीजिए वो महत्वपूर्ण नहीं है। ईरान तो युद्धरत देश है। सोचिए उन देशों की, सोचिए सऊदी अरब की, सोचिए यूएई की, कतर की, उनके बाकी सहयोगी देशों की, जब ईरान उनके ऊपर यही एक्शन करेगा फिर क्या करेंगे ये जितने बड़े बड़े प्लांट्स हैं, ये आपको क्या लगता है एक दिन में बन जाएंगे क्या? या जो नुकसान हो रहा है वो 4 दिन में उसकी भरपाई हो जाएगी या उसकी मुरम्मत हो जाएगी? ये एक लॉन्ग ड्रान प्रोसेस है। ये पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया को एक ऐसे अंधेरे में धकेलने का षड्यंत्र है, दुष्चक्र है, जिसको कोई और नहीं, खुद दुनिया का दादा ट्रंप लीड कर रहा है। और ये जो चीजें आप देख रहे हो ना, ये सामान्य नहीं है आशीष भाई, ये फ्रस्ट्रेशन है कहीं ना कहीं। अच्छा, 4 जहाज गिरा दिए, ओहो 6 गिरा दिए, 2 चॉपर भी गिरा दिए, वो जो शॉक फैक्टर है ना, उसमें इस तरीके के फैसले लिए जाते हैं जिसमें ना कोई आपकी दूरदृष्टि होती है ना कोई और चीज। ईरान का पुल गिरा करके आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। अगर ईरान ने 4 पड़ोसियों के 4 ऐसे ऐसे पुल, आपको पता है मिडिल ईस्ट के अंदर और वेस्ट एशिया के अंदर बहुत बेहतरीन आधुनिकतम इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत ही बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर उसने ऐसे ऐसे 4 पुल गिरा दिए फिर क्या करोगे आप? तो ये अमेरिका के ऊपर तो अटैक डायरेक्ट नहीं कर रहा हूं। कल आपने देखा जिस तरीके से तेल अवीव का रेलवे स्टेशन उड़ा दिया उसने, वहां से नेतन्याहू ने तो चलना नहीं, चलना तो मेरे आप जैसे आम नागरिक नहीं। तो अल्टीमेट सफरर कौन है? आम आदमी। वो तो बेचारा युद्ध में नहीं है, युद्ध में ये सिरफिरे है, ये सनकी है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा, पूरी दुनिया के आधारभूत ढांचे का जो भी विकास था उसको क्यों आप वापस वहीं पे ले जाना चाह रहे? 3500 करोड़ का पुल गिरा करके अमेरिका को क्या मिला? जो बाकी देशों में पुल अब ये ईरान वाले ठोकेंगे, उसका क्या, उसका ट्रंप का क्या होगा? तो बेसिकली ये देखना पड़ेगा कि वो दोनों तो अपने काम, इजराइल का अपना एजेंडा है, नेतन्याहू का एक सूत्रीय एजेंडा है, अक्टूबर के बाद सत्ता चाहिए किसी भी कीमत पर। आज ही मैं पढ़ रहा था लेटेस्ट वहां का, जब शुरू हुई थी लड़ाई तब 65% इजराइल के लोग युद्ध के पक्ष में थे। रात को जो लेटेस्ट सर्वे आया उसमें वो संख्या घट के 44% रहेगी, 44.5। तो 21% की गिरावट आप समझ लीजिए इजराइल के आम जनमानस की व्यथा को बताती है। कल आपने दिखाया, हमने भी दिखाया था किस तरीके से तेल अवीव के अंदर सीवर के पाइप फट गए अटैक में, तो ये सब चीजें होती, ठीक, पानी की सब फैसिलिटीज फट गई, आधा तेल अवीव अंधेरे में था, उनकी तमाम जो एनर्जी फैसिलिटीज है वो भी टारगेट हो रही। तो अल्टीमेटली इसमें ना तो नेतन्याहू का कुछ बिगड़ रहा है, उसका तो बेटा अमेरिका में है। आज आपने देखा होगा किस तरीके से इजराइल और अमेरिका के तमाम हैंडल्स में क्या कहा गया कि नेतन्याहू का बेटा अमेरिका में क्या कर रहा है, उसको युद्ध में भेजो। कई दिन पहले आपने देखा था कि ट्रंप का जो बेटा है उसके बारे में ये बात आ रही थी कि वो भी 21 साल का हो गया, उसको भी युद्ध में भेजो। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आम आदमी के कष्ट को परिलक्षित करती है। और आज तो आशीष भाई एक बड़ी घटना हुई है, मैंने आपको भेजा भी था, आपका शायद ध्यान गया हो, जो पायलट जो इसकी इजराइल के उसमें है, कैप्चर में है, उसके यहां तो कमाल हो गया। आज उसकी मां ने, ईरान के कैप्चर के अंदर है, उसकी मां ने, उसका बेटा अभी भी लापता है, पायलट लापता है, उसकी पायलट की मां ने एक भावुक अपील की। उसने सोचा भी नहीं होगा कि जवाब ईरान से आएगा, और ईरान से क्या जवाब आया, और जवाब भी किसने दिया? ईरानी दूतावास ने पोस्ट के जवाब में लिखा कि उनका बेटा ट्रंप के रहते ज्यादा खतरे में है। सोचिएगा, सही लिखा, बनिस्बत के ईरानी हिरासत के। और क्या कहा दूतावास ने? ईरान की सभ्यता बहुत पुरानी है और वो कैदियों के साथ बर्बरता नहीं करते जैसा कि अमेरिका के साथी और इजराइल करते।
पायलट की मां ने भावुक अपील की अपने बेटे के लिए, और उसका जवाब कौन दे रहा है? जिसकी कथित कस्टडी में है वो। ठीक। ट्रंप के मुंह से कोई शब्द फूटा अब तक? कोई एक शब्द निकला हो? क्या कहा? हम युद्ध में हैं। और फिर धीरे से एक चीज चलवा दी कि 2 दिन के लिए युद्ध विराम करा लीजिए। युद्ध विराम का क्या मतलब? तुम युद्ध ही समाप्त कर लो, तुम्हारे तो हाथ में है। उठाओ हम्म। फोन और बोलो नेतन्याहू को, अगर हिम्मत है तो। लेकिन कंधे पे एप्स्टीन का बेताल, कैसे बोले? ये सारी जो परिस्थिति है मिडिल ईस्ट में, जो कुछ समय, देखिए ईरान तो आशीष भाई 47 साल से जो परिस्थितियां उसकी हैं, चाहे वो इराक के साथ युद्ध में था, उसके बाद लगातार जो उसके ऊपर प्रतिबंध रहे, आर्थिक प्रतिबंध, सैंक्शंस दुनिया भर के। लेकिन जो ये बाकी देश तो अमेरिका के सहयोगी हैं, सऊदी अरब से लेकर के यूएई से लेकर कतर और ये सब, इनका क्यों बैठा बिठवा रहा है वो? सवाल तो ये तो देखना चाहिए। और अल्टीमेटली ये जाके रुकेगा कहां? इसका सफरर कौन होगा? आप समझिए, इन देशों का केवल तेल के व्यापार में नुकसान नहीं हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में नुकसान नहीं हो रहा है, वो तो हो ही रहा है, सबको दिख रहा है। जो सबसे बड़ा नुकसान आशीष भाई हो रहा है वो कुछ और है। और वो क्या है? कि ये सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन थे। हाँ, इनका इनकी फ्यूचर मार्केटिंग पे, खत्म हो रहा है, इनका फ्यूचर खत्म प्रिसाइजली, हो। प्रिसाइजली। जो दुबई के अंदर जब आप जाओगे, कभी, आई हैव बीन देयर मेनी टाइम्स, वहां पर आप जब जाओगे, वहां पर 60 से 70% इन्वेस्टमेंट अमेरिकन कंपनियों की है। तो उस इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? अगर इन रियल टर्म्स, रियलिटी उसके हिसाब से भी देखोगे, तो वहां कौन लेगा? और लेटेस्ट सर्वे ये कह रहा था कि 40% के आसपास प्रॉपर्टीज के दाम ऑलरेडी गिर गए वहां पर। हम्म। तो अमेरिका को सहयोगी बन के या उसका सहयोगी बना करके इन देशों को क्या मिला भाई साहब? बर्बादी, रुसवाई, इस तरह का 24 घंटे असुरक्षा चक्र। केवल देखिए कि यहां पे एक ही चीज तो थी कि ये पूरा एरिया सुरक्षित है, यहाँ किस तरीके का कोई विध्वंस नहीं है, या किस तरह की कोई अस्थिरता नहीं है। वो अगर यूएसपी थी और वही यूएसपी आपकी कंप्रोमाइज हो गई, तो दुनिया में क्या कह के जाओगे आप? अमेरिका का तो क्या, इसराइल का क्या? इसराइल तो आतंकवादी देश है। अभी तो देखिए, उनके जो हिट होते हैं ना आशीष भाई, जो ये बुशहर के ऊपर जो आज ये अटैक किया, आपको क्या लगता है कि वो न्यूक्लियर पावर प्लांट पे नहीं कर सकते थे? बाकायदा कर सकते थे। जान पूछ करके वो एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली। उनकी जो हम्म। टारगेटिंग है वो बिल्कुल प्रिसाइज होती है। हम्म। ठीक। युद्ध का स्केल बढ़ाने के लिए जो अमेरिका के जनरल है ना, मैं फिर आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं। जो अमेरिका के 3-3 जनरल एक टेलीफोन कॉल पे बर्खास्त किए गए हैं, उसके मर्म को समझिएगा। ये यहां तक का मामला है ही नहीं आशीष भाई, ये इससे आगे का मामला है। हाँ, जिस हमने कल तरीके के चर्चा किया। जिस तरीके के आतंकवादी ये ट्रंप और ये नेतन्याहू हैं, ये केवल न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर हमला करने में सक्षम नहीं है, ये परमाणु बम गिराने में भी सक्षम है। कहीं आपको कोई गलत फहमी तो निकाल दीजिएगा। ठीक। वो जो यूएन का अधिकारी इस्तीफा देके गया कि मैं इस तरह के पाप में भागीदार नहीं बन सकता, वो फ्रॉम नोवेयर नहीं है। दूसरा, जो 3 जनरलों को हटाया गया, आपको क्या लगता है कि अगर आप युद्ध जीत रहे हो तो आप बड़े जनरलों को हटाते हो या उनको मेडल देते हो? हम्म। जनरल हटाए क्यों? इसका मतलब बड़ा साफ है कि पॉपुलर परसेप्शन क्या है, नंबर 1। नंबर 2, ना तुमने उनसे सलाह ली। अब अगर मैं फौज के जनरल की सलाह लिए बिना युद्ध में उतरूंगा तो वो बेचारा क्या करेगा? आप बताइए। अब इनकी जो स्कीम है कि वहां पे मेरिन्स को उतार देते हैं, वहां पैराट्रूपर्स को उतार देते हैं। कोई भी जनरल अपने जो माताहत सैनिक हैं उनको कैसे कुएं में धकेल देगा, मुझे बताइए आप। उनको हटाने का मतलब ही ये है कि वो और ट्रंप इस युद्ध को लेकर के एक सोच नहीं रखते, उनके बीच में गंभीर मतभेद है। वो गंभीर मतभेद, चाहे वो एरियल अटैक के हों, चाहे वो पैराट्रूपर्स उतारने के हों, चाहे मेरीन्स उतारने के हों, चाहे न्यूक्लियर फैसिलिटीज को हिट करने के हों, या न्यूक्लियर डिवाइस यूज करने के हों, तो जो जितने भी प्रिंसिपल्स वार के हैं, उन सब पे कहीं ना कहीं मतभेद है। और पिच एक्सिट क्या है? मेजर लेवल का अधिकारी आर्मी के चीफ को नौकरी से हटा रहा है, उसका इस्तीफा मांग रहा है। तो अमेरिका की तो आप सोच लीजिए क्या गति होगी, वो गति को प्राप्त हो रही है। लेकिन नहीं, वो पूरे रीजन की सुरक्षा को, पूरे रीजन के डेवलपमेंट को, अगर आप हाल फिलहाल के 20-25 साल देखेंगे ना शिव भाई, तो दुनिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का और फैसिलिटीज का जो डेवलपमेंट वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट के इन देशों के अंदर हुआ, वो कहीं अमेरिका में भी नहीं उतना गजब का विकास हुआ इन देशों के अंदर। क्योंकि इन्वेस्टमेंट की कोई कमी नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं, सुरक्षित और स्थिर एरिया था सारे का सारा। अब ये जो चीज है, इसका जो इसके जो आफ्टर शॉक्स होते हैं ना युद्ध के, ये कई दशकों तक महसूस होंगे यहां पर। और ये जो स्थिति है, आप क्या समझते हैं,
कोई अमेरिकी राष्ट्रपति आ ले, ही विल एंजॉय इट। वो तो अपने हिसाब से कर रहे हैं कि भाई ये सदा हमारे झंडे के नीचे है। ये जो सल्तनतें हैं, इनको सोचना पड़ेगा, जो ये रजवाड़े बैठे हुए हैं यहाँ पर, कि तुम्हारी दुकान कैसे चलेगी, कब तक ये सब करके। क्यों नहीं अमेरिका से फिर छुटा लेते भाई साहब, क्या निकलेगा वहां दुकान से? वहां तो ये बर्बादी दुकान निकलेगी। इनकी दुकान चलने पर ये ठीक है, हम लोग की तो बात कहाँ सुनेंगे, सब बड़े वो बता तो सोने के कमोड पर बैठने वाले हैं, सबको हमारी बात कहाँ समझ में आएगी। ईरान की सुनेंगे नहीं, ईरान तो मार ही रहा है। अमेरिका इजराइल सब छोड़ दो, फ्रांस के राष्ट्रपति ने जो कल बोला है उसको खाली मैक्रो को पढ़ लें। मैक्रो ने जब कहा कि मैं रिजिम का समर्थन नहीं कर रहा हूं ईरान में, ईरान के में जो रिजिम है वो बहुत बुरा हो सकता है, लेकिन जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। और उसने एक बात उसमें कही थी, पूरा स्टेटमेंट आप देखे होंगे हेमंत भाई, कहा था आप अफगानिस्तान देख लीजिए, आप इराक देख लीजिए, वहां भी हुआ था जो यहाँ पे हो रहा है, वहां हुआ था। आज भी वो वही हैं जहां उनको छोड़ दिया गया था, मतलब जहां पे पहुंचा दिया गया था, चाहे 50 साल पीछे, 100 साल पीछे। आप पूरा बता रहे हो, ओमान, कतर, दुबई, सऊदी, ये सब खूब डेवलप होंगे। इराक इराक में आज भी जहां पर इराक को पहुंचा दिया था अमेरिका ने, वही है। इराक बेसिकली, इराक तो और बदतर स्थिति में है कि इराक वहीं पर है, इराक के तेल संसाधन अमेरिका के नियंत्रण में है, तेल अमेरिकी नियंत्रण में आ गया, और ईरान इराक को जहां जितना बर्बाद किया था उसी बर्बादी पर छोड़ दिया। अफगानिस्तान को बर्बाद किया क्या, पुनर्निर्माण किया क्या अमेरिका ने उसका? उसी हालत में छोड़ के चला गया, वो तो उसी हालत में छोड़ के चला जाता। तो ये मिडिल ईस्ट के देशों को समझना होगा कि जो तबाही हो रही है, अभी रास लफान पे लग रहा है ना कतर को 5 साल, उसका कतर का बयान है कि 5 साल लगेगा हमको, 17% वो हो गया, डाउन हो गया मामला उसका सारा। 5 साल, 5 साल। अब सोचो अगर वैसे ही 5 अटैक हो जाए तब तो हो गया कतर का। कतर वगैरह जो जाते थे लोग तो आते नहीं थे, जिनके पास पैसा यहाँ पे हो गया था सब यूएई, कतर, ओमान शिफ्ट हो गए लोग। यहाँ जो करोड़पति हुआ वो तुरंत ही कहा कि इस विकास यात्रा जो मोदी जी की है उससे पीछा छुड़ाओ, जाओ दुबई जाओ। वो चला गया छोड़ छाड़ करके। और मरने का नेतन्याहू की ये जो मूवमेंट चल रहा है, वाकई 2 दिन से बहुत तगड़ा चल रहा है कि नेतन्याहू बेटे बुलाओ, वो अमेरिका में क्या कर रहा है। सब मरेंगे, वो अमेरिका में रहेगा। ये जितने हैं, ये मित्र मंडली इनकी जितनी है, ये पूरी मित्र मंडली ऐसे है, पूरी मित्र मंडली ऐसे ही है। 700 मरे तो मेरे लिए मरे क्या, वही वाले हैं ना सब, वही ये मित्र मंडली है, ये सब ऐसे ही है। आप जो मैं मुख्य विषय जिस पर मैं था, परमाणु युद्ध, वो बड़ा गंभीर मसला है, और उसकी गंभीरता आप अरागची के ट्वीट से देखिए। अरागची का ट्वीट लाइए, और हेमंत भाई आप ही अरागची के ट्वीट को पढ़िए, तब इस गंभीरता को हम समझ पाएंगे और चर्चा कर पाएंगे। देखिए क्या लिखा है अरागची ने आज चौथे अटैक के बाद। नहीं, उन्होंने बिल्कुल सही बात है, उन्होंने एक खतरे से आगाह किया बेसिकली, कि याद रखिएगा जो वेस्टर्न आउटेज अबाउट हॉस्टिलिटीज नियर जपूरा न्यूक्लियर पावर प्लांट इन यूक्रेन, उसको लेकर के किस तरह की हॉस्टिलिटीज हुई थी। ईरान यूएस है बॉम्ब्ड आवर बुशेहर प्लांट 4 टाइम्स नाउ। इसराइल और यूएस ने हमारे बुशेहर प्लांट पर अब 4 बार हमला कर दिया है। रेडियो एक्टिव फॉलआउट विल एंड लाइफ इन जीसीसी कैपिटल्स नॉट तेहरान। और इससे जो रेडियो एक्टिव अगर कोई फॉलआउट होता है, कोई रेडिएशन बाहर आती है, तो इससे जो जितने भी गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के देश हैं, उनकी राजधानियों के जीवन को तबाह करेंगे, खत्म कर देंगे, ना कि तेहरान के अंदर। अटैक्स ऑन आवर पेट्रोकेमिकल्स ऑल्सो कन्वे रियल ऑब्जेक्टिव्स। और जो हमारे पेट्रोकेमिकल के जो सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके ऊपर अगर हमला करोगे, तो उससे भी ये साफ होता है कि आपके रियल ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके असली लक्ष्य क्या है। तो वो बिल्कुल एक तरीके से आगाह कर रहे हैं कि आप जिस तरीके की चीजें कर रहे हो वो इस पूरे रीजन के लिए, जैसा मैं कह रहा था कि लड़ाई ईरान के साथ है और झेलेंगे ये सारे देश। ये परिस्थिति जो है ना, यही तो दोस्त और दुश्मन का फर्क करती है आशीष भाई, कि मैं आपका मित्र हूं, आप मेरे यहां हमला करके पड़ोस में कर जाओ तो निपटू तो मैं भी साथ में। तो रेडिएशन से कौन बचेगा? रेडिएशन को तो ऐसा तो है नहीं कि कोई कवर इजराइल या अमेरिका दे देंगे कि ये रेडिएशन मित्र देशों में नहीं जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। तो कुल मिलाकर के जो विध्वंस है, बागची बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसमें कुछ गलत नहीं कह रहे रागची, कि इसका जो फॉल आउट है वो लॉन्ग टर्म होगा और पूरे रीजन के अंदर होगा। ईरान और तेहरान पे असर नहीं पड़ेगा, तुम पे असर पड़ेगा, तुम्हारे सहयोगियों पे असर पड़ेगा, तुम देख लो।
तो ये एक तरीके से एक आगाह करने की। देखिए आशीष भाई, एक बात मैं हमेशा कहूंगा, ईरान के जो लोकल अपना एडमिनिस्ट्रेशन था, जिसके ऊपर जो भी अपने सीआईए ने किया, मोसाद ने किया, और जिस तरीके से लोग सड़कों पे आए, उनको जिस तरीके से निपटा गया, उस पर हमारी असहमति हो सकती है तरीके से कैसे निपटा। लेकिन किसी सॉवरन राष्ट्र पर, किसी संप्रभु राष्ट्र पर आपको हमला करने का अधिकार किसने दिया? पहली बात, जबकि वो आपके साथ बातचीत में है, और तब से लेकर के अब तक आप एक एक घटनाक्रम जोड़िए, ईरान एक बार भी हमलावर नहीं है, वो केवल जवाब देता है। जो आप करते हो वो उसका जवाब देता है। इससे ज्यादा रिस्ट्रेन्ड रिस्पॉन्स मिलिट्री की भाषा में नहीं होता आशीष भाई, कि आपने जो कुछ किया मैं उतना ही करूंगा। आपने अगर मेरे न्यूक्लियर उस पर किया तो मैं उस पर करूंगा, आपने मेरे पुल पे किया मैं उस पर करूंगा। लेकिन फिर भी इंसानियत देखिए, ईरान की 30 यूनिवर्सिटी पे हमला हो चुका है अब तक, 30 पे, 600 स्कूल तबाह कर दिए भाई साहब, 100 से ऊपर हॉस्पिटल टारगेट कर दिए। युद्ध अपराध अगर ये नहीं होता तो और क्या होता है? कोई पूछने वाला है? कोई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, कोई यूएन हो, कहीं कोई जिक्र है? इतना बड़ा घटनाक्रम पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर चल रहा है, कहां है यूएन? और प्रस्ताव भी आएगा तो अब ईरान के खिलाफ आएगा, ये भी और सोचिए, हमलावर आप में और प्रस्ताव ईरान के खिलाफ है। तो इसको उसके बावजूद भी ईरान सीना तान के खड़ा हुआ है, आओ। और जितना उसका रिस्ट्रेन्ड रिस्पॉन्स है, वास्तव में वो काबिले तारीफ है। ईरान चाहे तो इतने पड़ोसी देश इनका क्या कर देता, अब तक नहीं किया उसने। जितना तुम कर रहे हो उतना ही वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, और वो भी पड़ोसी देश को टारगेट हो रहे हैं क्योंकि उनके बेसिस से हमला हो रहा है। बस आपकी कोई केवल और केवल, तो इससे ज्यादा मेजर्ड, इससे ज्यादा मैच्योर रिस्पॉन्स जो ईरान का पूरे के पूरे आज 36वें दिन तक हुआ है, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। ऐसा संयम, ऐसा प्रोफेशनलिज्म किसी और, अच्छा शब्दों का भी संयम देखिए, कहीं कोई ट्रंप वाली बकवास नहीं करते वो लोग, कोई बकवास झूठ कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। जो करते हैं पहले से बता करते हम मारेंगे। बाकायदा टारगेट्स बता करके, टारगेट बता करके 8 पुल मारना है तो 8 टारगेट बता दिया, पहले ही बता दिया है कि ये टारगेट है। कुल मिला जुला करके मैं तो साफ कहता हूं भैया कि हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं, लेकिन अगर जैसे हम देखते हैं कि सत्य जहां भी है, तो हमें सत्य का, अगर हम और कुछ नहीं कर सकते तो जहां पर हम अपना धर्म, अपना कर्म कर रहे हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, तो कम से कम उस सत्य को बतावें, इस्टेब्लिश करें कि ये सच कर रहा है, सच बोल रहा है, सच कर रहा है। वही ईरान कर रहा है। और किसी भी देश में जो विषय था, हम असहमत हो सकते हैं, बहुत लोग मेरे राय से भी इत्तेफाक नहीं रख सकते हैं, लेकिन अगर विदेशी हितों को साधने के लिए किसी भी देश में कोई खुराफात होती है तो उससे सख्ती से निपटना चाहिए। अगर भारत में 2010-11 में उस सख्ती से निपटा गया होता तो भारत 12 साल से झंक नहीं रहा होता। जब सीआईए प्रायोजित इस देश में आंदोलन चला और पूरे देश को गुमराह किया गया कि जो है हम देश बताने आए हैं, देश बदलने आए हैं, ये दूसरा गांधी है और क्रांति है और भ्रष्टाचार है, सब के सब विलुप्त हो गए। सिर्फ आकर के एक ही मकसद था कि उस दौर की सत्ता को उनको उखाड़ना था। वो सत्ता देश को बेचने के लिए तैयार नहीं थी, गिरवी रखने के लिए नहीं तैयार थी, उनको बेचना था। और जो अपने लोग थे बेचने के लिए तैयार, उनको समर्थन देना था। उस दौर में इस देश में एक थोड़ा ना है, कितना पैसा आया, फोर्ड फाउंडेशन कहां कहां, इस पर तो बहुत चर्चा हो गई, उसमें नहीं जाना है। लेकिन किसी भी देश में अगर विदेशी अपने देश के लोग जब अपने देश और देश के हित में और लोकतंत्र के हित में बोलते हैं, तो देखिए आप, 2 आदमी भी ब्रिटेन में बोलते हैं तो वहां की संसद उसको नोटिस करती है। जर्मनी देखिए, फ्रांस देखिए। हमारे यहाँ तो अगर हम लोग जिसके पास विदेश का नेपाली रुपया नहीं मिलेगा, आप वो तो छोड़ दो, नेपाली रुपया नहीं मिलेगा। नेपाल तो हम लोग मानते हैं कि हम लोग के यहाँ तो जो घर हम लोग का है, जहां पर से रहने वाले हैं, पास में नेपाल है, नेपाली गिलंट नहीं मिलेगा, रुपया नोट नहीं मिले, और तो भी कह देते हैं चाइनीज एजेंट है। और जितने एजेंट हैं वो आंदोलन कर करके सत्ता परिवर्तन कर डाले इस देश में, एजेंट जो थे। तो यही पहचानना होगा, एजेंटों के साथ सख्ती से निपटना होगा, और देश के जो हितैषी हैं, लोकतंत्र और संविधान के जो है समर्थक हैं, उनके आवाज को
मजबूती देनी होगी, यही करना होगा। इसीलिए जो ईरान वाला चैप्टर था उस पर मैं कहा कि असहमति हो सकती है, लेकिन अगर मोसाद और CIA अपने आपकी संप्रभुता को अपनी मुट्ठी में कैद करने के लिए, गुलाम बनाने के लिए एजेंट भेजेगी, तो उन एजेंटों को तो कुचलना पड़ेगा। तो आशीष भाई देखिए, एक तो होता है कि आप चोरी छुपे कर रहे हो, कोई आप कयास लगा रहे हो, अगले तो ओपनली ये कह रहे हैं कि रिजीम चेंज हमारा ऑब्जेक्टिव था। तुम हाँ, कौन होते हो भाई? किसी देश की सत्ता को पलटने वाले तुम होते कौन हो? कौन से कानून के तहत तुम्हें यह अधिकार मिला, जरा वो बता दो। देयर इज नोबडी। भैया ऑफिशियली कह रहे हैं भाई। मैं दुनिया की बात छोड़ो, ये सब भाग सकते हैं। मैक्रो का स्टेटमेंट फिर पढ़िएगा। मैक्रो ने बात कही कि रिजिम चेंज की बात, कि रिजिम चेंज करना है तो रिजिम चेंज ईरान के लोग करेंगे अपना। हाँ। ये काम, ये ठेकेदारी कोई तीसरा नहीं करेगा कि ईरान में रिजिम चेंज करवाने तुम जाओगे। अरे ईरान में रिजिम चेंज जो उनका मैटर है वो अपना करेंगे, उनको नहीं पसंद होगा तो अपना रिजिम। बिल्कुल बिल्कुल। डेमोक्रेसी के नाम पर इस दुनिया में कितने पाखंड हो रहे हैं, कहां पे जा रहे हो रोकने तुम लोग? डेमोक्रेसी के नाम पे पाखंडे तो चल रहा है और सब पाखंडी बैठे हुए हैं। हाँ, डेमोक्रेसी जहां पर है वो सब के सब अमेरिका को छोड़ करके किनारे बैठ गए। इजाजत दीजिए हमें, खैर हम फिर आएंगे। हम यही कामना करेंगे भैया, रेडिएशन ना हो और परमाणु युद्ध तो ना हो, बिल्कुल। मानवता के लिए उससे बड़ी त्रासदी कुछ नहीं हो सकती। ये बुशहर न्यूक्लियर प्लांट का फोटो था, आप लोग तक नहीं आया था, ये भी सामने है। अब इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।